आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की अपनी फैमिली मेडिसिन की? फैमिली मेडिसिन एक स्पेशलिटी है। फैमिली मेडिसिन रिलेटिवली न्यू है। एमबीबीएस में कुछ इसका पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। वैसे हम कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में जानते हैं, लेकिन फैमिली मेडिसिन एक न्यू स्पेशलिटी है। आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को किस नज़र से देखते हैं? मतलब फैमिलीज इससे कैसे फायदा उठा पाएंगी? देखिए, अभी जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है वो दो तरीके से होता है। एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे अभी डेंगू का सीजन था तो उसमें पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए जो प्रोग्राम चलाते हैं कि कैसे मच्छरों को कम करें। क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक फैमिली डॉक्टर में? फैमिली डॉक्टर के नाम ही फैमिली है, तो फैमिली का पर्सनलाइज्ड फिजिशियन होता है। क्या फैमिली डॉक्टर का सिर्फ काम बीमारी को ठीक करना है या प्रिवेंशन की तरफ भी वो ध्यान देते हैं? फैमिली डॉक्टर ही वो डॉक्टर है जो प्रिवेंशन पे काम करता है। कोई प्रिवेंटिंग टिप आप देना चाहेंगे कि वो बिजी लाइफस्टाइल के साथ कुछ अपने लिए कुछ कर सकें? सबसे बड़ी बात है तो हम पॉज करके सोचें कि हम क्यों बिजी हैं। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय शो रॉ एंड रिलेटेबल विद सुंबुल में। आज हमारे साथ हैं डॉक्टर रमन, जो एक स्पेशलाइज्ड है फैमिली मेडिसिन में। आज हम जानेंगे कि डॉक्टर के पास हमें तब नहीं जाना चाहिए कि जब हम सिर्फ बीमार हो। आज आपको पता चलेगा कि ये आपकी वेलबींग पर भी काम करता है और बहुत सारी चीजों को प्रिवेंट करने में भी। तो चलिए स्वागत करते हैं डॉक्टर रमन का। डॉक्टर रमन, वेलकम है आपका रॉ एंड रिलेटेबल विद सुंबुल में। आपका दिल से स्वागत है सर। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपका, मुझे आपने बुलाया इस शो पे। नहीं सर, धन्यवाद आपका कि आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। सर, हम सबसे पहले ये शुरू करेंगे कि पूछना चाहेंगे आपसे कि आपने ये जर्नी कैसे स्टार्ट की अपनी फैमिली मेडिसिन की? जी, फैमिली मेडिसिन एक स्पेशलिटी है। हम बहुत सारी स्पेशलिटीज के बारे में जानते हैं। इंडिया में मेडिकल कॉलेजेस में जब एमबीबीएस में एडमिशन होता है जी, तो अराउंड 20 सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते हैं, डिसिप्लिन हैं। फैमिली मेडिसिन रिलेटिवली न्यू है। एमबीबीएस में कुछ इसका पार्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। वैसे हम कम्युनिटी मेडिसिन के बारे में जानते हैं, लेकिन फैमिली मेडिसिन एक न्यू स्पेशलिटी है। जी सर। एमबीबीएस के नजरिए से देखें तो, लेकिन ये काफी टाइम से इंडिया में पिछले 2-3 डिकेड से आप मान लें कि एज ए पोस्ट ग्रेजुएट क्वालिफिकेशन ये रिकॉग्नाइज्ड है। बट इसमें ये ट्रेंड नहीं था कि लोग पोस्ट ग्रेजुएशन करें। और पहले के जो डॉक्टर्स थे, अभी से 40-50 साल 60 साल पहले आप देखें तो मेजॉरिटी ऑफ जो एमबीबीएस डॉक्टर्स थे वही डिग्री काफी होती थी। उसके बाद लोग प्रैक्टिस करते थे, बहुत ज्यादा हुआ। आप एक मेडिकल फैमिली से, आपको पता है कि लोग हाउसमैनशिप करते थे, हाउस सर्जन बनते थे, फिर उसके एक्सपीरियंस से प्रैक्टिस शुरू करते थे। लेकिन ये ट्रेंड अभी रिसेंट डिकेड्स में, जब से ये सुपर स्पेशलिस्ट सिस्टम और हॉस्पिटल का सिस्टम शुरू हुआ, तो फैमिली मेडिसिन, फैमिली डॉक्टर, फैमिली फिजिशियंस का ट्रेडिशन ये धीरे धीरे कम होता जा रहा था। तो मेरी जर्नी का तो ये, मैंने इसको इसलिए ऑप्ट किया क्योंकि ये मेरे टेम्परामेंट को सूट करता था। अच्छा। क्योंकि जैसे आप देखें जो स्पेशलिटीज हैं तो ये ऑर्गन स्पेसिफिक होती हैं, करेक्ट, जेंडर स्पेसिफिक होती हैं, मतलब मेल फीमेल को देखने वाले से गायनी डॉक्टर फीमेल्स को देखते हैं। एज स्पेसिफिक होती हैं स्पेशलिटीज, जैसे आप पीडियाट्रिक एज ग्रुप को देखें, जेरियाट्रिक ओल्ड एज ग्रुप को देखें। लेकिन एक ऐसी स्पेशलिटी और एक ही स्पेशलिटी है जिसमें आप होल पर्सन को देखते हैं, तो उसको हम बोलते हैं होल पर्सन स्पेशलिटी, और वही फैमिली मेडिसिन है। तो ये मेरे टेम्परामेंट को सूट करता था कि जो इंसानी जिस्म है, दिमाग है, रूह है, सोल, माइंड, बॉडी है, उसको हम एक यूनिट के तौर पे देखते हैं फैमिली मेडिसिन में। और ये मुझे बड़ा अच्छा लगता था कॉन्सेप्ट, और अभी भी लगता है। ये मेरा रीजन रहा, जब मैंने एमबीबीएस किया जी, तो मुझे लगता था कि जो होल बॉडी डॉक्टर पूरे पर्सन को देखे, कोई ऑर्गन का स्पेसिफिक ऐसा ना हो। तो ये ट्रेडिशनल जो हमारा जो करियर पाथवे है उसके जैसा नहीं है, लेकिन ये काफी यूजफुल है सोसाइटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और काफी सेटिस्फाइंग भी है। इसलिए मैंने फैमिली मेडिसिन को ऑप्ट किया एज माय प्रोफेशनल करियर, एज वोकेशनल स्पेशलिटी प्रैक्टिस के लिए। दैट्स ग्रेट सर। सर, कोई इंस्पायरिंग स्टोरी जो मीनवाइल जब आप अपना ये डिग्री कर रहे हो, आप शेयर करना चाहें रिलेटेड टू फैमिली मेडिसिन में? जैसा ये नाम है, इसमें फैमिली जुड़ा हुआ है जी, तो हम पूरी फैमिलीज को कंसल्टेशन देते हैं, फैमिली को कंसल्टेशन देते हैं। तो इसमें पूरी फैमिली इन्वॉल्व होती है। तो अक्सर बच्चों को दिखाने उनके पेरेंट्स आते हैं, पेरेंट्स को दिखाने उनके बच्चे आते हैं। और कई एक बार जो फैमिलीज के बारे में जानना, ये आप कहते हैं ना कि मतलब कि लोगों से आपको सोसाइटी के बारे में पता चलता है। तो बहुत बार फैमिलीज के ऐसी स्टोरीज होती हैं जो कि बहुत इंस्पायरिंग होती है, अलग भी होती हैं, अलग कॉन्टेक्स्ट भी होते हैं। बीमारी अलग चीज है, लेकिन जो परिवार होते हैं उनके अपने स्ट्रगल्स होते हैं, जैसे वो उसको ओवरकम करते हैं और कैसे वो सरवाइव करते हैं।
जैसे कोविड के टाइम में आप देखें जी तो हमने ये देखा कि वो फैमिलीज जो फंक्शनल थी, वो फैमिलीज जो स्ट्रांग थी, वो फैमिली जो आपस में जुड़े हुए लोग थे, उनमें सर्वाइवल अच्छा था। ऐसे लोग जो अकेले में थे, आइसोलेशन में थे, जिनको कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं था, उनको बड़ी मुश्किल हुई और परेशानी हुई हेल्थ केयर को एक्सेस करने में, क्योंकि अल्टीमेटली जो फर्स्ट इंस्टीट्यूशन है वो फैमिली है जो आपको हेल्थ केयर में हेल्प करती है, और फैमिली में ही इमोशनल सपोर्ट, इवन फाइनेंशियल सपोर्ट, फिजिकल सपोर्ट आपको ले जाना है, दिखाना है। अगर आपके फैमिली मेंबर एक्टिव होंगे तभी तो वो दिखाएंगे। तो कोविड वाले टाइम में हमने बड़ी सारी इंस्पायरिंग ऐसे स्टोरीज देखी जिसमें फैमिलीज में आउट ऑफ वे, जैसे उस समय तो ये भी था ना कि रिस्क था कि हमें ना हो जाए, अपनी जान को भी खतरा था, तो हमने परिवारों में देखा कि फैमिली मेंबर्स ने अपने जान की परवाह ना करते हुए भी अपने फैमिली मेंबर्स की केयर की, उनकी नर्सिंग की, उनको हॉस्पिटल तक ले गए या घर में भी होम केयर प्रोवाइड किया। और मैं इसमें हमें उनको उनके कंट्रीब्यूशन को नहीं भूलना चाहिए। बहुत बार तो बात होती है कि डॉक्टर्स ने अच्छा किया, नर्सेस ने अच्छा किया, हेल्थ केयर प्रोफेशनल ने किया, फ्रंटलाइन वर्कर्स ने किया, लेकिन फैमिलीज के रोल को बहुत ज्यादा अप्रिशिएट नहीं किया गया। और जो फैमिली मेंबर्स थे वो हीरो थे इस पूरे कोविड पैंडेमिक में। ये बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे। हाँ, जैसे कोविड के टाइम में मैं अगर अपनी बात करूं तो हम लोग घर में रहते थे, मेरे हस्बैंड जाते थे सब करके, एंड देन ही यूज्ड टू कम, और पूरा नहाना, कपड़े चेंज करना, उनको सैनिटाइज करना, मतलब इट वाज अ टास्क। तो आप हेल्थ केयर प्रोफेशनल के जो फैमिलीज थी उनके लिए भी हमें चीयर करनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने बहुत सपोर्ट किया पूरे सिस्टम को, और उनके फैमिली मेंबर जो फ्रंटलाइन वर्कर्स थे, उनके फैमिली मेंबर्स को भी उतना रिस्क था और उन्होंने वो रिस्क उठाया। मतलब ये किसी ने ना कहा कि आप अपने काम पे ना जाएं, आप अपने हॉस्पिटल ना जाएं, क्लिनिक ना जाएं, और सबने आगे बढ़ के अपने रोल को निभाया। जज्बा दिखा के एक दूसरे की हेल्प, जो जज्बा था वो था कि हमारी ड्यूटी है जी, अगर ये हम नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा। तो ये बहुत इंस्पायरिंग लगता है मुझे कोविड का टाइम। एग्जैक्टली सर, डॉक्टर्स के बाद तो फैमिली, आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। और सर ये ना जनरली ये भी होता है कि एक जनरल फिजिशियन होते हैं, है ना, और एक फैमिली मेडिसिन, तो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि जनरल फिजिशियन ही फैमिली मेडिसिन है या क्या है। तो सर इसको सरल भाषा में थोड़ा सा हमें समझाएं। देखिए मतलब बहुत सारी टर्मिनोलॉजीज हैं जो हम यूज करते हैं। अगर आप ब्रॉडली देखें तो जनरल फिजिशियन और फैमिली फिजिशियन सेम है, सिमिलर है। अंतर में ये है कि जनरल फिजिशियन में ब्रॉडली अगर उसको मेडिकल डिसिप्लिन स्पेशलिटी में देखेंगे, अब जैसे हम यूपी में हैं, नोएडा में बैठे हैं, तो जनरल फिजिशियन के रोल में जो सरकारी गवर्नमेंट का सिस्टम है यहाँ का यूपी में, उसमें फैमिली मेडिसिन को भी वो एलिजिबल मानते हैं, इंटरनल मेडिसिन में जिसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया उसको भी एलिजिबल मानते हैं, इमरजेंसी मेडिसिन, जेरियाट्रिक्स, उनको भी फिजिशियन मानते हैं। तो जो भी फिजिशियन है वो सब जनरल फिजिशियन है। अच्छा, अब है कि जो जनरल मेडिसिन है और फैमिली मेडिसिन, इसमें अगर फर्क हम समझना चाहें तो जनरल मेडिसिन आमतौर पे पूरी दुनिया में, जैसे अमेरिका में हम इंटरनल मेडिसिन बोलते हैं, यूके वाले सिस्टम में जो इंडिया में फॉलो होता है उसमें जनरल मेडिसिन बोलते हैं। उसमें जो इंटर्निस्ट होते हैं, इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर होते हैं, वो एडल्ट पेशेंट्स देखते हैं। अच्छा। और लार्जली उनका रोल हॉस्पिटल में होता है, हॉस्पिटलिस्ट होते हैं, इंटरनल मेडिसिन बोलते हैं उसको। अच्छा। उसके जो प्रोटोकॉल्स होते हैं मोस्टली हॉस्पिटल रिलेटेड होते हैं। फैमिली फिजिशियन का जो रोल होता है ऑल एज ग्रुप्स, ऑल जेंडर्स, ऑल छोटे से बड़ा, बूढ़ा, जवान, बिल्कुल जवान कोई भी हो, वो फैमिली फिजिशियन का रोल होता है। ठीक है। और उसके लिए उसका एक्सपीरियंस और जो ट्रेनिंग प्रोटोकॉल है पूरी दुनिया में अलग है, इंडिया में भी अलग है। ट्रेडिशनली जो इंटर्निस्ट हैं, जनरल मेडिसिन के जो डॉक्टर्स हैं, वो हॉस्पिटल और कम्युनिटी दोनों में काम करते रहे, लेकिन रिसेंट टाइम्स में देखा गया है कि जो इंटरनल मेडिसिन के डॉक्टर्स हैं वो सुपर स्पेशलिस्ट कोर्सेज की तरफ बढ़ जाते हैं, कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, इन फील्ड्स में जाने की कोशिश रहती है। तो जनरल फिजिशियन बनने की भी टेंडेंसी या उसके एस्पिरेशंस अब कम हो गए, कम लोग जनरल फिजिशियन बन रहे हैं। तो वो रोल ज्यादा से ज्यादा फैमिली मेडिसिन ट्रेन डॉक्टर्स हैं, फैमिली फिजिशियन तो वही निभा रहे हैं। हाँ सर, जैसे मैं भी देखूं तो बचपन में हम बस एक ही डॉक्टर के पास जाते थे, अब तो बहुत सारी स्पेशलिटीज हो गई कि किडनी का है तो हम कहीं और जा रहे हैं, कार्डियो का है तो हम कहीं और जा रहे हैं। तो अब बहुत अवेयरनेस भी शायद आ गई है। अवेयरनेस है। मैं इसको इस तरह से भी कहना चाहूंगा कि बहुत बार जो हमारे मरीज हैं, जो हमारे कम्युनिटी में लोग रहते हैं, हमारे फैमिलीज में लोग रहते हैं, अपने परसेप्शन के हिसाब से अपने बीमारी को समझ के उसके डॉक्टर के पास जाते हैं जी। अब जैसे कोई चेस्ट की प्रॉब्लम है, तो ये चेस्ट की प्रॉब्लम है तो वो लंग की है कि हार्ट की है, ये आप कैसे समझेंगे? तो बहुत बार स्पेशलिस्ट के पास जाना तो आसान है, आप फीस भरें, हॉस्पिटल में जाएं, आप दिखा लें,
लेकिन बहुत बार ऐसा निकलता है कि आप जिस प्रॉब्लम को समझ के जाते हैं वो प्रॉब्लम होती नहीं है। होता कुछ चेस्ट और ही में है। पेन है तो मस्कुलर पेन भी हो सकता है, वो लंग से रिलेटेड हो सकता है, खांसी का फॉर एग्जांपल किसी को खांसी हो रही है, चेस्ट पेन है। और दूसरी ऐसी समस्याएं हो एसिडिटी भी सकती हो हैं जो कि सकती है। एसिडिटी, बिल्कुल एसिडिटी हो सकती है कि वो हार्ट का पेन नहीं है। जी जी। तो आप जो सीधे कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाएंगे तो वो बहुत बार मिसलीडिंग हो सकता है। तो इसलिए हम हमेशा सलाह देते हैं लोगों को कि पहले आप अपने प्राइमरी केयर फिजिशियन, फैमिली फिजिशियन तो को फर्स्ट स्टेप दिखाएं, शुड बी कि आपको जनरल अपने फिजिशियन को दिखाएं। और 99% 90% ऑफ चांसेस ऐसे होते हैं कि वो जो आप सोच रहे हैं वैसा नहीं होता। ऐसा मैं प्रैक्टिकल अपने एक्सपीरियंस से बता हाँ, रहा तो हूँ। मतलब फर्स्ट स्टेप सर वही है कि पहले हमें अपने प्राइमरी फिजिशियन को दिखाना चाहिए। इफ ही सजेस्ट देन वी हैव टू गो टू और कार्डियोलॉजिस्ट के पास जाना है तो उस लेवल की इंटरवेंशन की भी तो जरूरत हो। बिल्कुल। कि आपको कोई बाईपास करानी है तो कार्डियोथोरेसिक सर्जन है, कोई आपको एंजियोप्लास्टी करानी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। आपको एक क्वेरी है, पूछना है, समझना है कि मुझे क्या हुआ है, तो आप पहले अपने जनरल फिजिशियन के पास जाएं। बहुत बढ़िया सर। सर ये फैमिली डॉक्टर जो हमारे होते हैं, आपके हिसाब से आप किस नजर से देखते हैं, मतलब क्या क्वालिटीज होनी चाहिए एक फैमिली डॉक्टर में? फैमिली डॉक्टर के नाम में ही फैमिली है, तो वो फैमिली का पर्सनलाइज फिजिशियन होता है। जैसे आमतौर पे हम देखते हैं ना कि जिम में एक पर्सनल ट्रेनर होता है, बैंकिंग में हम देखें कि एक पर्सनल रिलेशनशिप मैनेजर होता है, और इवन सारे इंडस्ट्री में, टेलीकॉम इंडस्ट्री में देखें तो कस्टमर केयर आपका रिलेशनशिप मैनेजर होता है, जो कि पर्सनलाइज सर्विस दी जाती है। तो पर्सनलाइज केयर प्रोवाइड करना फैमिली फिजिशियन का रोल है। और जैसे मैंने बताया कि ऑल एज ग्रुप, मतलब फैमिली में भी जितने मेंबर्स होते हैं उन सबको फैमिली फिजिशियन देखता है, और उनसे एक फैमिली रिलेशन होता है। नाम है फैमिली है तो वो एक फैमिली मेंबर की तरह होता है। और फैमिली मेंबर क्या होता है? जो आपके इंटरेस्ट को और आपकी भलाई को समझे। बहुत बार ये लोग डरते हैं ना कि हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो हॉस्पिटल में जाएंगे, कहीं ऐसा ना हो कि हमारा मतलब जो इलाज हमें चाहिए वो ना मिल पाए, सही इलाज हुआ या नहीं ना हो पाए। तो जो सही गाइडेंस है वो फैमिली फिजिशियन देता है, क्योंकि वो हमारे फैमिली मेंबर की तरह होता है, एक रिलेटिव की तरह वो वर्क करता है। और फैमिली फिजिशियन तो कोई सरकारी नौकरी करते नहीं है, मतलब कम्युनिटी में आपसे ही फीस लेते हैं। बिल्कुल। तो जो फैमिली फिजिशियन आपसे फीस लेता है तो आपका एम्प्लॉयड आपके द्वारा एम्प्लॉयड है, तो उसमें वो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट रखेगा, क्योंकि आपके वो वहीं पे रहता है जहाँ आप रहते हैं, आसपास की उसमें कम्युनिटी में ही वो भी रहते हैं। तो आपके इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करना फैमिली डॉक्टर का रोल है। अच्छा सर, बहुत खूब। सर आपकी इतनी लंबी जर्नी रही है डेफिनेटली, तो कभी ऐसा कोई केस आया आपके पास जिससे आपका पर्सपेक्टिव बिल्कुल चेंज हो गया हो? मतलब एक होता ना कि आप यू गॉट मोर अटैच्ड टू द फैमिली, एक होता ना कि हाँ पहले आप एक ट्रीट कर रहे थे बट कुछ ऐसा हुआ कि फिर आपको लगा कि नहीं, फैमिली डॉक्टर हूँ मैं तो फैमिली, वो फैमिली मेरी भी है, मतलब होता है ना कि एक मूवमेंट आता है लाइफ में ऐसा। इसमें मैं ये कहना चाहूंगा कि जो फैमिली डॉक्टर के तौर पे जो रोल मैंने बहुत बाद में चुना, पहले मैंने काफी हॉस्पिटल्स में भी काम किया। मैंने आईसीयू में, इमरजेंसीज में, दिल्ली के काफी सारे हॉस्पिटल्स में, बड़े अस्पतालों में काम किया। मैं दिल्ली गवर्नमेंट में भी था, लेकिन अल्टीमेटली मैंने ये कॉलिंग चुनी क्योंकि एक तो मेरा क्वालिफिकेशन इसमें था जी, और फैमिली मेडिसिन की जब आप प्रैक्टिस करते हैं एज ए फैमिली डॉक्टर, जब आप वर्क करते हैं तो कोई एक स्टोरी नहीं होती है। हम तो रोज ही लोगों से मिलते हैं। अगर रोज हमारे 50 मरीज हैं तो 50 परिवारों से हमारा रोज इंटरेक्शन होता है। हर फैमिली की एक यूनिक स्टोरी है, एक यूनिक उनका पर्सपेक्टिव है, उनका बैकग्राउंड है। तो फैमिली में ऐसी बहुत सारी इंस्पायरिंग बातें होती हैं जो कि हम मतलब वो किसी को बता भी नहीं पाते हैं। फैमिली डॉक्टर के पास वो बातें खुलती हैं, समझ में आती हैं। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल दूं कि जैसे हमारे ऑर्गन डोनर्स होते हैं जी, तो वो कौन होता है? सबसे ज्यादा जो ऑर्गन डोनर्स इंडियन में उनके क्लोज फैमिली मेंबर्स हैं। भाई भाई हैं, माता पिता हैं, पति पत्नी हैं, जिन्होंने जैसे किडनी डोनर्स होते हैं। तो हम पेशेंट को तो समझते हैं कि इनको किडनी इनको मिली है, लिवर ट्रांसप्लांट हुआ है, लेकिन ऐसी बहुत सारी स्टोरीज हैं कि जो डोनर की स्टोरी है। किसी ने तो हिम्मत उठाई कि अपना एक किडनी दे दे। बोलते हैं ना जिगर का टुकड़ा, तो जिगर का टुकड़ा मतलब लिवर का टुकड़ा निकलवा दे। किडनी तो दो होती है, लिवर में तो बहुत सारे मरीज देखे हैं जिसमें अपने लिवर का 2/3 पार्ट हमें देना पड़ता है। तो उसके लिए जो हिम्मत, जज्बा, प्यार चाहिए अपने फैमिली मेंबर के लिए, ऐसी हजारों कहानियां। मैं एक पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ ऑर्गन डोनर के हिसाब से, वो फैमिली ही कर सकती है, फैमिली कर सकती है, और ये बहुत इंस्पायरिंग है।
बहुत सर, फैमिली तो मतलब फैमिली होती है, और अगर अच्छा फैमिली डॉक्टर भी मिल जाए तो क्या ही बात है। सर हमने जैसे हम फैमिली डॉक्टर की बात कर रहे हैं, तो क्या फैमिली डॉक्टर का सिर्फ काम बीमारी को ठीक करना है या प्रिवेंशन की तरफ भी वो ध्यान देते हैं? फैमिली डॉक्टर ही वो डॉक्टर है जो प्रिवेंशन पे काम करता है। अच्छा। क्योंकि ज्यादातर अस्पतालों में आप जाएं या स्पेशलिस्ट के केयर में जाएं तो वहाँ पे क्यूरेटिव केयर ही ऑर्गेनाइज, मतलब सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है कि वहाँ पे प्रिवेंशन के लिए नहीं जाते हैं। हमारे पास एज ए फैमिली डॉक्टर लोग आजकल बहुत सारे प्रिवेंटिव चेकअप्स कराते हैं, कॉमनली लोग खुद से भी कराते हैं। तो उनका किसी का ट्राइग्लिसराइड बढ़ गया, यूरिक एसिड बढ़ गया, एसजीपीटी बढ़ गया, फैटी लीवर आ गया, यूट्रस में कोई गांठ आ गई, ऐसे बहुत सारे रैंडम चीजें आ जाती हैं प्रिवेंटिव रिपोर्ट्स में। उसके बारे में बड़े कंसर्न्स होते हैं लोगों के, तो वो अलग अलग स्पेशलिटीज और ऑर्गन सिस्टम से वो रिपोर्ट्स होती हैं जी। जैसे ट्राइग्लिसराइड हम सोचते हैं शायद हार्ट स्पेशलिस्ट का डोमेन है, अगर बीपी थोड़ा बढ़ा हुआ है वो भी हार्ट के बारे में हम सोचते हैं, किसी के लिवर फैटी आया हुआ है, तो लेकिन मल्टीपल चीजें होती हैं जो कि रिपोर्ट में आ सकती हैं। तो ये कॉम्प्रिहेंसिवली एक जगह एक डॉक्टर को अगर आप दिखाएंगे तो वो फैमिली डॉक्टर ही है। तो प्रिवेंशन में फैमिली डॉक्टर को बहुत रोल है। और दूसरा, जब मरीज ऐसे आते हैं तो उनके लाइफस्टाइल के बारे में भी हमें बताना होता है, उसको कैसे हम विदाउट मेडिसिन कर सकते हैं। ये तो फैमिली डॉक्टर के पास ही इतना समय होता है या वो मौका होता है कि वो पता है जब वो बीमारी हो ही जाएगी तो फिर आगे तो फिर उसमें इंटरवेंशन करना पड़ता है। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। सर जैसे आजकल का लाइफस्टाइल आप देखते हैं, हर कोई बहुत बिजी है ना, चाहे वो हाउसवाइफ ही क्यों ना हो, घर में भी है तो घर के 100 काम होते हैं, या बच्चे हैं तो बच्चे भी आजकल उतने एक्टिव नहीं है क्योंकि स्क्रीन टाइम मतलब स्क्रीन उनकी जिंदगी में आ गई है, मोबाइल और वो सब कुछ। और जो हमारे मतलब वर्किंग है लोग, उनके पास तो होता ही नहीं है बेचारों के टाइम, मतलब उनके पास टाइम। तो सर ऐसे लाइफस्टाइल वाले जो हैं, ये जैसे हाइपरटेंशन और डायबिटीज ये बहुत कॉमन हो गई है ना, इनके बगैर बीपी, इनके बगैर तो लगता है कि अब बंदा अधूरा है अगर उसको नहीं है तो सर कोई प्रिवेंटिंग टिप आप देना चाहेंगे कि वो बिजी लाइफस्टाइल के साथ कुछ अपने लिए कुछ कर सकें? सबसे बड़ी बात है तो हम पॉज करके सोचे कि हम क्यों बिजी हैं। तो हम अपने कारोबार में या अपने जॉब में बिजी हैं, तो लेकिन हम कॉमन सेंस से सोचे, कोई गाड़ी ऐसी है जिसमें उसको पहले चला लें बाद में पेट्रोल भरवाएं या बाद में उसकी मेंटेनेंस करवाएं, ऐसा तो नहीं होता है। पहले आपको उसमें उसको रेडी करना होता है, उसमें सब उसको चेकअप्स करने होते हैं, और जब वो गाड़ी रेडी होती है तभी आप उसको यूज करते हैं। ऐसा हर इक्विपमेंट इंस्ट्रूमेंट के बारे में है। जो हमारी बॉडी है वो ऊपर वाली की बनाई हुई सबसे इंस्पायरिंग या आप इसे कहें कि आश्चर्यजनक चीज है, मशीन है। मशीन तो हाँ इंसान की बनाई हुई है, लेकिन ये तो जिसके बारे में तो सारी चीजें भी पता भी नहीं हमें, तो उसको मेंटेन करना हमारा फर्स्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो आप बिजी अच्छी बात है, लेकिन आप जैसे मैं लोगों को कहता हूँ जो मेरे पास आते हैं, मैं कहता हूँ कि पहले आप अपनी बॉडी में रहते हैं, फिर जॉब में रहते हैं, फिर घर में रहते हैं, अपनी गाड़ी में रहते हैं या अपने सोसाइटी फ्लैट में रहते हैं जी। तो सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी अपनी बॉडी की है। तो आपके लिए अपनी बॉडी के लिए टाइम निकालना आपकी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसके बारे में हमें सिखाया नहीं जाता, क्योंकि हमें तो ये बताया गया है कि पढ़ाई के आप उसमें देखें या नौकरी के में देखें कि आप जितनी मेहनत करें अच्छी बात है, मेहनत करना भी चाहिए, उसमें कुछ बुरा नहीं है, लेकिन उस मेहनत की तैयारी होनी चाहिए। हाँ, तो मेहनत की तैयारी के लिए बॉडी आपकी रेडी होनी चाहिए। मेंटल फिटनेस नहीं, फिजिकल फिटनेस भी बहुत जरूरी है। हाँ सर, जैसे वो कहते हैं ना, जान है तो जहान है, तो पहले अगर जान रहेगी तब तो आप कुछ कर पाएंगे। फाउंडेशनल थिंग्स जो मैं लोगों को बताना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी। सबसे पहले तो रेस्ट करना इम्पोर्टेंट है कि आपने अगर काम किया 12 घंटे 16 घंटा, तो आपको एडिक्वेट रेस्ट मिल रहा है कि नहीं, आप ध्यान दें। ठीक है। आपके स्लीप एडिक्वेट है कि नहीं, आपकी नींद पूरी हो रही है कि नहीं। हम शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, ऑड शिफ्ट्स में काम कर रहे हैं, एनसीआर में आप देखें या कहीं भी जहाँ पे भी आईटी हब्स हैं इंडिया में, पूरी दुनिया का बोझ हमारे ऊपर है कि यूके शिफ्ट में, ऑस्ट्रेलियन शिफ्ट में, यूरोपियन शिफ्ट में हम काम करते हैं। तो वो शिफ्ट का जो अलाइनमेंट है वो हमारे बॉडी के ऊपर भी उसका असर होता है, क्योंकि हमारी लाइफस्टाइल तो इंडिया में अलग है, हमारी सोसाइटी अलग तरीके से चल रही है। तो नींद बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर आप मेहनत कर रहे हैं तो अपनी नींद को पूरा कर रहे हैं कि नहीं। और फिर उसमें खाने का टाइम और उसको पचाने का टाइम। जब आप खाना खाएंगे तो आपको पचाने में भी बॉडी को टाइम लगता है, उसके में तो हमें सोचना नहीं होता, ऑटोमेटिक होता है। तो पचाने का समय भी समय से खाएंगे तो भी वो उसका पाचन होगा। आपने कभी भी खा लिया, कुछ भी खा लिया, तो हमारी बॉडी में जिस चीज के लिए बना हुआ है खाने की चीज, अब फास्ट फूड का बहुत है
होम डिलीवरी का बहुत चलन है अभी आजकल, टाइम नहीं है, ये भी कारण है, और उसका फैशन और रिवाज भी है, कल्चरल चेंजेस ऐसे आ गए बहुत। तो वो जो खाना पीना है, जो आपका फ्यूल है बॉडी का, वो अगर सही नहीं है तो आपकी बॉडी कैसे चलेगी। तो आप कितने भी बिजी हो, आपको अपने लिए, और लास्टली जो मैं बताने लगा था वो है एक्सरसाइज, कि अपनी फिटनेस को बढ़ाने का, अगर आपको 16 घंटे काम करना है तो 16 घंटे की फिजिकल कैपेसिटी होनी चाहिए, वो केवल एक्सरसाइज से आएगी। तो आप अगर अपने बॉडी को नहीं ध्यान देंगे, नहीं मेंटेन करेंगे, आप कितने भी बिजी हो, आप देखेंगे कि बड़े बड़े राष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, मंत्री हैं, एक्टर्स हैं, सेलिब्रिटीज हैं, इंडस्ट्रिस्ट हैं, ऐसा नहीं कि वो बिजी नहीं है, लेकिन वो भी अपने फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं। कोई योगा कर रहा है, कोई एक्सरसाइज कर रहा है, कोई जिम में जा रहा है, कोई लीजर अपने आपने बहुत बार न्यूज में देखा होगा कि अमेरिका के राष्ट्रपति छुट्टी पे हैं, वो व्हाइट हाउस के बाहर हैं, तो क्या अमेरिका के राष्ट्रपति से ज्यादा कोई बिजी है? जी। तो उनको कैसे छुट्टी मिल जाती है? तो हम ऐसी कौन सी जॉब कर रहे हैं कि हमें छुट्टी नहीं मिल सकती, हमें लीजर टाइम नहीं मिल सकता है, हमें अपने फैमिली के लिए टाइम नहीं मिल सकता, तो उसे हमें निकालना है। ऐसा नहीं कि टाइम नहीं है, हमें उसके बारे में थॉटफुल, माइंडफुल होकर सोचना है और उसे ऑर्गेनाइज करना है। और सर सोने का पैटर्न मतलब कितना होना चाहिए? मिनिमम 7 आवर्स की स्लीप जरूरी होती है, हेल्दी माइंड, क्योंकि यही वो टाइम होता है जिसमें हमारी बॉडी रीज्यूवलाइट होती है, उसकी रिपेयर होती है। मतलब समझें कि जब आप हम नींद में होते हैं तो हम वर्कशॉप में होते हैं, कि हमारी बॉडी में जो हम कहते हैं ना कि इम्यूनिटी कैसे बूस्टअप होगी, तो इम्यूनिटी बॉडी की रिपेयरिंग चल रही होती है ऑटोमेटिक। जो हमारा बॉडी का सिस्टम है, वो रिपेयरिंग का टाइम अगर आपको सफिशिएंट नहीं मिला, तो अगले दिन जो आप काम करेंगे या मेहनत करेंगे, तो इसको हम कहते हैं कि एक्युमुलेटिव फटीग होता है, आपके शरीर में थकान इकट्ठा होते रहती है। एक्युमुलेटिव स्लीप डिप्राइवेशन होता है, आपके शरीर में नींद की कमी इकट्ठा होते जाती है, या वैसे ही जैसे बैंक में इकट्ठा हो रहा है। और एक लिमिट आता है जहाँ पे हमारे जो ये नींद और थकान, ये सब जो प्रॉब्लम्स हैं, ये एक ओवरवेलमिंग सिचुएशन में चला जाता है जब हम उसको हैंडल नहीं कर पाते, वो बर्स्ट हो जाता है, स्ट्रेस होना, नर्वस ब्रेकडाउन होना, फिजिकली एग्जॉस्ट हो जाना, ये सब सिचुएशंस आती हैं। और सर एक मिथ है या सच, आप क्लियर करिए ये, कि कहते हैं कि रात की नींद ही सबसे अच्छी होती है, दिन में से जितना सो लो आपकी नींद पूरी नहीं होगी, रात की ही नींद सही होगी। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है उन लोगों के लिए जो नाइट शिफ्ट्स करके आते हैं? ये बात मिथ नहीं है, सच है। अच्छा। कि ये रात की नींद अच्छी होती है, क्योंकि हमारा जो सोना जागना है ट्रेडिशनली हजारों साल से, तो सूरज की रोशनी और चांद, ये जो जिसको हम दिनचर्या बोलते हैं, डे और नाइट का जो फर्क है उसे बोलते हैं। खासकर इंडिया में जहाँ पे डे और नाइट बराबर होता है, बहुत सारे वर्ल्ड में ऐसे एरियाज है जहाँ 6 महीने रात रहती है, 6 महीने दिन होता है, लेकिन भारत में तो 12 घंटे का ही रहता है। ये थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है। तो नेचुरल तो यही है जिससे हमारे बॉडी का रिदम जुड़ा हुआ है, जिसको हम सर्कैडियन रिदम बोलते हैं। वो रात में सोने का ट्रेडिशन है। और हम खुद पे ना, सोसाइटी तो हमारी जो सोसाइटी में, समाज में हम रह रहे हैं, वहां पे क्या है कि रात में बाजार बंद हो जाता है, बैंक बंद हो जाते हैं, तो आप रात में जग के काम कर रहे हैं, तो आप की जो बॉडी की ट्रेनिंग है वो इस तरीके की होनी चाहिए कि रात में आप काम करें। कुछ प्रोफेशन ऐसे हैं जैसे कि पायलट एयरलाइंस का काम है, नर्सेस डॉक्टर्स का काम है, वो रात का है, उनकी ट्रेनिंग है। लेकिन आपने ट्रेनिंग की, सपोज इंजीनियरिंग में है, पढ़ाई आपने इंजीनियरिंग कॉलेज की और आप 10 साल से नाइट शिफ्ट कर रहे हैं, कर सकते हैं, अपने जमाने में मेहनत को लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए अपनी बॉडी को फिटनेस, ध्यान और उसकी तैयारी होनी चाहिए। जैसे कोई पुलिस में है, कमांडो में है, तो उसकी ट्रेनिंग होती है। बिल्कुल। आपकी कमांडो ट्रेनिंग तो हुई नहीं, लेकिन आप काम उसी लेवल की करने की रात में जग रहे हैं। तो आपकी फिजिकल फिटनेस की ट्रेनिंग भी आपके एजुकेशन की पार्ट होनी चाहिए। जब आप बीटेक कर रहे हैं तब अपने आप को फिजिकली फिट करना है, जब आप अपनी ग्रेजुएशन कर रहे हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हैं, तो फिजिकल फिटनेस भी उसी का पार्ट हमारे यहाँ नहीं है, क्योंकि तब तो आप बहुत लीजर होते हैं, मजे करते हैं, सोना जागना उठना बैठना सब वही आदतें बात ही रह जाती हैं, तो ये ठीक नहीं है। लेकिन अगर हम तब अपनी फाउंडेशन ठीक कर लें तो आगे हमें प्रॉब्लम नहीं होगी। तो अगर आपको करना मजबूरी है, आपकी जॉब है और आप ऐसे सेक्टर में काम कर रहे हैं जहाँ नाइट शिफ्ट जरूरी है, तो उसके लिए फिटनेस पे ध्यान दें। वर्किंग आवर्स भी आपके लिमिटेड, आपने सुना होगा कि पायलट की जो फ्लाइंग आवर्स है उस पे एक रेगुलेटरी नियम है, क्योंकि आपके मेंटल जो आपका जो कंसंट्रेशन आवर्स होते हैं, हाँ, बिल्कुल। आप अगर काम बियॉन्ड कर रहे हैं तो आपकी फिटनेस के लेवल बियॉन्ड, जब भी आप पायलट्स को एयरपोर्ट्स पे देखें तो फ्रेश लगते हैं, बिल्कुल। तो वो फ्रेशनेस आपके काम में भी होनी चाहिए। वो तभी होगी जी नींद पूरी होगी, आपको एडिक्वेट रेस्ट मिलेगा,
रेस्ट मिलना चाहिए, आपको लेना भी चाहिए। अगर बाय चांस आपको करना पड़ रहा है तो आपको उसके लिए अपने बॉडी को रिपेयर करना पड़ेगा, माइंड ही नहीं, बॉडी की भी ट्रेनिंग होनी चाहिए। अच्छा सर, ये जो आजकल हम देखते हैं, अगर मैं इसी क्वेश्चन से रिलेट करूं, कार्डियक अरेस्ट जो एक बड़ा कॉमन सा हम आजकल सुनते हैं, है ना, लोग कार्डियक अरेस्ट एक डिफरेंट चीज होती है कि मतलब वो सप्लाई बंद हो गई इमीडिएटली और बंदा फिर चला ही जाता है। तो सर क्या इसको भी हम इससे जोड़ सकते हैं कि वो ओवरली फटीग है, मतलब अच्छे से वो रेस्ट नहीं कर रहा? बहुत बार इसको बहुत तरीकों से लोग आप देखते हैं। इसको जो कार्डियक अरेस्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं तो इसको हम सडन डेथ बोले। हाँ, सडन डेथ हो जाती है। सडन डेथ होने के जो कॉमन रीजन वो हार्ट से ही होते हैं। हार्ट में भी दो रीजंस होते हैं, एक तो हार्ट अटैक होता है। हार्ट अटैक हम तब बोलते हैं, तो वैसे कॉमन ले लैंग्वेज है, हार्ट अटैक हो गया। लेकिन हार्ट अटैक हम तब बोलते हैं जब हार्ट की जो ब्लड सप्लाई होती है, 3 मेजर ब्लड वेसल्स होते हैं, उसमें कोई क्लॉट आ जाए और हार्ट की अपनी ब्लड सप्लाई रुक जाए और वो एरिया डैमेज हो जाए हार्ट का, तो पंपिंग ना हो, ये हार्ट अटैक होता है। ब्लॉकेज है। एक दूसरा होता है जो हार्ट की रिदम, इलेक्ट्रिकल जो एक्टिविटी होती है उसमें प्रॉब्लम किसी वजह से आ जाए, जिसको हम एरिथमियाज बोलते हैं। एबनॉर्मल हार्ट की बीट्स, नॉर्मली हम जाते हैं कि 70 टाइम्स हार्ट हमारा 72 टाइम्स बीट कर रहा है, तो नॉर्मल है, वो नॉर्मल है। 60 to 100 सडनली किसी की अगर 200 हो जाए, 150 हो जाए, इलेक्ट्रिकल इम्पल्स, पाल्पिटेशंस तो हम महसूस करते हैं, लेकिन सडन अगर एरिथमिया हो जाए, मतलब एबनॉर्मल हार्ट बीट्स की वजह से भी काफी सारे डेथ्स होते हैं यंग एज में। जरूरी नहीं कि वो हार्ट अटैक हो। तो ये दो कारण हैं जो कॉमन है। लेकिन इसका होने का भी वही आपने सही कहा कि कारण वही है कि ओवर फटीग, ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस, ये बॉडी को, हार्ट को, वाइटल जो हमारे ऑर्गन्स हैं उसको अगर एडिक्वेट रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो वही अंजाम होगा जो हम आजकल देख रहे हैं। हाँ, क्योंकि वो अब जैसे एक केस में सामने आ रहा है, जून में मेरे ख्याल से उनकी डेथ हुई थी, शिफाली जरीवाला। तो वो बहुत फिट थी, मतलब अपना उन्होंने मेंटेन किया था सब कुछ, बट वो फिर भी चली गई। बहुत बारी ऐसी चीजें होती हैं कि जो पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन आती है, जो हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, वो शायद पूरी नहीं है। कि किसी की फिटनेस के बारे में हम अंदाजा तो लगा रहे हैं, जैसे कोई सेलिब्रिटी है, एक्टर है, कोई पहलवान है, स्पोर्ट्स पर्सन है, उनकी एक्सटर्नल फिटनेस तो हम तो वही जानते हैं ना कि भाई जो हमने उनको परफॉर्मिंग उसमें देखा है, लेकिन उनकी एक्चुअल हेल्थ सिचुएशंस तो हमें नहीं पता होती हैं, खासकर सेलिब्रिटीज की। तो बहुत बार अंदाजा हमें नहीं होता है, और जो पब्लिक डोमेन में सोशल मीडिया में इंफॉर्मेशन है वो सही हो ऐसा भी नहीं है। तो मुझे लगता है उससे अंदाजा लगाना बड़ा मुश्किल है जी, क्योंकि उनको देख के हमें लाइक होता है ना, आम इंसान डर जाता है कि अरे वो तो इतनी फिट थी, वो कैसे चली गई। जी। तो हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते। जो लोग लाइमलाइट में हैं, जो लोग एक्सेसिव स्ट्रेसफुल वोकेशंस में हैं, तो उनका स्ट्रेस लेवल भी तो उतना ही हाई होता है। सर अब ये जब हम फिटनेस की बात कर रहे हैं, तो जिम, आप जानते हैं लोग जिम जाते हैं, तो जिम में अक्सर हम देखते हैं कि कार्डियक अरेस्ट आ गया है ना, वहीं पे देन एंड देयर सडन डेथ हो गई। तो अब लोग जो है वो थोड़ा डरने लगे हैं जी। तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जिम हम ज्वाइन करते हैं बहुत सारे लोग लाइफस्टाइल में। एक तो शौकिया होता है कि हमें बॉडी बिल्डिंग, जिनके बचपन से ही या यंग एज से शौक होता है कि बॉडी बिल्डिंग के उस तौर पे दूसरे देखते हैं। बहुत सारे लोग फिटनेस के लिए जाते हैं कि जब उनका फैटी लीवर हो गया, उनको कोई बीमारी निकल आई, शुगर आ गया, या उनका वेट बढ़ गया प्रेगनेंसी के बाद, तो ये सब सिचुएशन ऐसी होती है जिसमें हम जिम जाने के लिए तैयार होते हैं, अपने आप को मेकअप करते हैं। उसमें बड़ा एंथुसियाज्म होता है कि हमें ऐसा कर लें, मन में एक टारगेट भी होता है कितना किलो वजन कम कर लें और अपनी बॉडी को ऐसा कर लें। तो वो उस परसेप्शन में जो ओवर एंथुसियाज्म होता है, और उसमें लोग एक्सरसाइज ज्यादा कर बैठते हैं। आपकी अगर फिजिकल कैपेसिटी मान लीजिए अगर पैदल चलने की, या एक क्रिकेट ग्राउंड या फुटबॉल ग्राउंड की एक चक्कर पैदल लगाने की नहीं है, और आप पहाड़ चढ़ने का ठान लें, एवरेस्ट पे चढ़ना है, मैं देख रहा था कि एवरेस्ट बेस कैंप पे जाने के लिए भी एक फिटनेस का लेवल है। तो फिटनेस के लेवल उसमें डिस्क्रिप्शन है, उसको मैं मेंटेन नहीं करता हूँ। मैं सोच रहा हूँ मैं एवरेस्ट, वैसे तो मैं हेल्दी हूँ, लेकिन जो फिटनेस उसमें मांगी गई है वो मैं उसके लिए फिट नहीं। क्योंकि वहां तक सरवाइव करना उसके लिए फिजिकल फिटनेस चाहिए। एग्जैक्टली। तो आपको अगर हाई लेवल के हाई इंटेंसिटी एक्सरसाइजेस करने हैं, तो उसके लिए आपको अपनी बॉडी को ग्रेजुअली तैयार करना पड़ता है। तो वो ना करके लोग जो एंथुसियाज्म में ओवर करते हैं, या जो अपने प्रोफेशनल सेंस में भी अगर उसको ओवरडू कर लें,
एक्सरसाइजेस को जितनी फिजिकल कैपेसिटी नहीं उससे ज्यादा करें तो वो तो फेलियर ही होगा। बिल्कुल ऐसा होता है कि मैराथन रनर्स भी गिर जाते हैं, एथलीट्स भी गिर जाते हैं, वो एकदम से लंबा नहीं एकदम से। दौड़ते, वो हाँ, थोड़ा तो थोड़ा हाँ, करके अपनी तो इसलिए कैपेसिटी उसकी बढ़ाते हैं। ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और ट्रेनिंग में कोई जल्दबाजी ना करें, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। जी और ये चीज ध्यान देने वाली बात है कि हम जब बचपन से एथलीट नहीं है तो अचानक से अगर हमें एक्सरसाइज करना है तो उसके लिए हमें अपने बॉडी को तैयार करना है। बिल्कुल सही। और सर ये भी है कि बंदा फिट है, ठीक है, मतलब उसकी बॉडी सब परफेक्ट है, हेल्दी है, सब कुछ है, मगर वो बहुत स्ट्रेसफुल लाइफ जी रहा है ना, बहुत स्ट्रेस में, बहुत टेंशन में है, तो क्या इसका असर भी हमारी हेल्थ पे पड़ता है? बिल्कुल। जो WHO का हेल्थ का जो डेफिनेशन है कि ये कोई एब्सेंस ऑफ डिजीज हेल्थ नहीं है, इसमें फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारे डोमेन्स आपके सही होने चाहिए। ये नहीं कि फिजिकली फिट हैं और मेंटली स्ट्रेस हैं, स्पिरिचुअली भी इंक्लाइंड होना चाहिए लोगों को, क्योंकि मेंटल कामनेस होगी तभी आपके माइंड में और बॉडी में उसका असर होगा। तो फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल सारी चीजें हमारी फिटनेस में आती हैं और इन सबको हमें फिट रखना है और सबके ऊपर हमें कॉन्शियसली, माइंडफुली काम करना चाहिए। ये नहीं कि खुद से ही हो जाएगा या ऐसी सिचुएशन है तो यही चलती रहेगी, आपको बदलना है। हम अपनी परिस्थिति को बदलना चाहते हैं ना, अपने इकोनॉमिक सिचुएशन को चेंज करना चाहते हैं, हम अपने एकेडमिक क्वालिफिकेशंस को बढ़ाना चाहते हैं, तो आपके हैप्पीनेस के लिए, आपके फिटनेस के लिए, हेल्थ के लिए भी आप ही को काम करना पड़ेगा। या ऑटोमेटिक अपने आप बाय डिफॉल्ट हो जाएगा, या कुछ करके हो जाएगा, कोई नौकरी मिलके हो जाएगा, या मेडिसिन से हो जाएगा, या डॉक्टर कोई जादू कर देंगे, ऐसा नहीं होगा। आपको खुद से उस पर कॉन्शियसली काम करना है। तो सर क्या आप क्या हेल्दी टिप देना चाहेंगे या सजेशन हमारे बच्चों से लेके बड़ों तक, जो लोग फॉलो कर सकें इन सब से बचने के लिए? कुछ कॉमन चीजें हैं, जैसे सबसे पहले जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता है वो है इंजरी प्रिवेंशन। बच्चों में इंजरी कॉमन है, बहुत बार ऐसे केसेस आते हैं कि बच्चों ने वही इलेक्ट्रॉनिक छोटी बैटरी नाक में डाल ली, खा लिया उससे। बहुत बार एक्सीडेंटल ऐसे बेड से गिर गए, अनसुपरवाइज छोटे बच्चे सीढ़ी से गिर गए। बड़ी उम्र में तो होता ही है कि बाथरूम में, हमने कॉमन सुना है कि ओल्ड एज के लोग बाथरूम गए, वहां पे गिर गए। तो इसको हम एज ए मतलब बोलते हैं कि ये तो होनी थी, हो गया, या उसको मानते हैं कि नहीं ऐसा तो होता ही है, लेकिन ऐसा है नहीं है। ये बिल्कुल प्रिवेंटेबल सिचुएशंस हैं। जितनी चोट है, आपको बिजली के करंट हैं, शॉक हैं, आपका फर्श कैसा है, बाथरूम की बनावट कैसी है, लाइटिंग कैसी है, कमरे की लाइटिंग कैसी है, आपके टाइल्स कैसे लगे हुए हैं, आपने शूज कैसे पहने हुए हैं, और अपने बच्चे को कहाँ बिठाया, और इसको फॉर ग्रांटेड ना लें। तो हमेशा मन में सेफ्टी की भावना को हमेशा रखना चाहिए कि कुछ भी आप कर रहे हैं, घर में, बाहर, पब्लिक प्लेसेस पे, भीड़ भाड़ में, या किचन में भी, तो आपको माइंड में हमेशा रखना है कि सेफ रहना है। तो वो सिचुएशन सेफ है कि नहीं, सेफ्टी के ऊपर हमारा बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। हमें वॉल्यूम और काम हो जाए, काम चल जाए, तो कोई चीज सेफ है कि नहीं, वो किसी भी प्रोसेस में ध्यान देना है कि सेफ्टी इंपॉर्टेंट है। तो एक तो प्रिवेंटेबल जो इंजरीज होती हैं, बड़ी इंजरीज भी, छोटी इंजरीज भी, हाथ का कट जाना, जैसे किचन में कट जाना, हाथ जल जाना, जैसे किचन में हाथ जल जाता है लोगों को, नॉर्मल है। बड़े ब्लास्ट भी हो जाते हैं, लेकिन हाथ जलना तो बड़ा कॉमन है। मतलब कोई ऐसी लेडीज शायद इंडिया में नहीं होगी जिसके हाथ नहीं जले होंगे, किचन में हाथ नहीं कटे होंगे। तो लेकिन ये बात क्यों ऐसा होता है कि आपको जो किचन के ग्लव्स होते हैं, आप जब लाइट करते हैं तो स्टेप वाइज अगर माइंड में आपने उसको प्रैक्टिस कर लिया कि ऐसे ऐसे ये चीजें होनी है, तो वो इंजुरीज प्रिवेंटेबल हैं। तो ये एक तो ये प्रिवेंटेबल इंजुरीज, क्योंकि इसके बारे में बात नहीं होती, इसलिए मैंने पहले बताया। बाकी तो इम्पोर्टेंट है कि आप सही खाएं, समय से खाएं। तो हम कहते हैं ना कि मतलब कि हम जो खाते हैं वही बन जाते हैं। तो हमारी बॉडी वही चीज है जो हमने खाया है। तो हम गलत चीज खाएंगे तो हमारी बॉडी में भी उसके गलत असर होंगे। और एक्सरसाइज करना इस लेवल का जिससे कि हमारी बॉडी में फिटनेस और हमारी फिजियोलॉजिकल कैपेसिटीज बढ़े, इम्पोर्टेंट है। और रेस्ट और स्लीप का तो मैंने बताया कि इम्पोर्टेंट है, हमेशा ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है ये। सर आपने इसमें बच्चों की भी बात करी, मैं उस पर आऊंगी, और बूढ़ों की भी की। तो सर पहले बूढ़ों का आप बताइए कि वो क्या रूटीन फॉलो करें अपनी हेल्दी लाइफ के लिए, क्योंकि वो तो अब ज्यादा वॉक भी नहीं करना चाहते, है ना, मतलब वो चाहते हैं कि बस हम अपने एक कंफर्ट जोन में रहें, हम कुछ ना करें। तो आपके माध्यम से आप अगर उन्हें कुछ कहना चाहें कि वो अपनी हेल्थ को। दो चीजें हैं, एक है एक्सरसाइज, एक है फिजिकल एक्टिविटी।
तो हम जब बोलते हैं कि फिजिकल एक्टिविटी करें तो हर एज को फिजिकली एक्टिव होना चाहिए। बहुत पहले जब मैं स्टूडेंट था तो मैंने कैनेडियन गवर्नमेंट का जो पब्लिक हेल्थ डिपार्टमेंट है वहाँ पे कुछ मेल वगैरह लिखे, तो उन्होंने मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन भेजी थी जब मैं मेडिकल स्टूडेंट था। ऐसी बुकलेट्स थी फिजिकल एक्टिविटीज के बारे में हर एज ग्रुप में, अच्छा, बच्चों से लेके ओल्ड एज तक। और उसमें बड़े अच्छे वो जैसे कॉमिक बुक्स में होता है उसमें कि ओल्ड एज में आप कौन से ऐसे काम करें जो आप कर सकते हैं। जैसे हम कहने का तो कहते हैं कि आप जिम जाएं, एक्सरसाइज करें, लेकिन ओल्ड एज में वो बात उनसे होनी भी तो चाहिए, उनकी कैपेसिटी भी तो होनी चाहिए। तो सिंपल गार्डनिंग करना फॉर एग्जांपल एक एग्जांपल है कि आप गार्डनिंग किया, आपने थोड़ा सा उसमें आपने मूवमेंट की, एक्टिविटी की, आपने सफाई की, घर में सफाई करना, चीजों को सहेज के रख देना, उठना बैठना चलना, उसमें रैंडम मूवमेंट होती है, उससे आपकी एक्टिविटी होती है। दिमागी जहनी तौर पे जरूरी है। अगर आप किताब पढ़ते हैं तो किताब पढ़ें, अखबार हमारे बुजुर्ग बहुत पढ़ते हैं, जी जी, उससे हमारा मतलब कि दिमागी तौर पे एक एंकरिंग रहती है सोसाइटी में, दुनिया में क्या चल रहा है। तो वो जो आपकी हॉबीज रही हैं उसको आप कंटिन्यू करना चाहिए, और कभी मन में रिटायरमेंट की भावना नहीं लानी चाहिए कि हम जॉब से रिटायर हुए तो हम अखबार से भी रिटायर हो जाएंगे, अपने हॉबी से रिटायर हो जाएंगे। तो घर के जो काम होते हैं रूटीन, वो जब तक आपकी फिजिकल कैपेसिटी, हम बाहर जाते हैं बहुत बार ऐसा देखते हैं कि 80-90 साल के लोग अकेले रहते हैं और वो अपराइट होते हैं, वो चलते होते हैं, सेल्फ सफिशिएंट होते हैं, और वो अपना ग्रोसरी खुद लाते हैं, खुद बनाते हैं और खुद खा पी लेते हैं। लेकिन हमारे इंडिया में देखें तो बहुत बार हम देखते हैं कि 40, 50, 60 साल में जहाँ लोग नानी दादी ये बन जाते हैं तो वहां पे तो लगता है कि जैसे लाइफ खत्म हो गई है, हाथ उठा देते हैं कि बस अब हो गया, मेरे से हो गया, अब नहीं हो रहा है, ऐसा नहीं है। तो हमें थोड़ा लाइफस्टाइल को अपने बारे में सोचना चाहिए और अपने कल्चर में जो होता है वैसा नहीं करना, वो करना जो कि हमें करना चाहिए। तो सर ये तो रही बड़े बुजुर्गों की बात। अब हम आते हैं बच्चों की बात पे। तो सब जो बच्चे हैं हमारे, सबके घरों में बच्चे होते हैं। हमारे क्या होता है, ये कल्चर है कि अनटिल अनलेस कोई जरूरत नहीं है, अगर डॉक्टर ने रिकमेंड नहीं किया तो हम उसका कोई चेकअप नहीं कराएंगे, मतलब रूटीन भी ब्लड टेस्ट नहीं कराएंगे। तो ये कितना सही है सर? क्या हमें कराना चाहिए उनका रूटीन चेकअप, या जैसा चल रहा है वैसे चलने देना चाहिए? बच्चों में जो बड़ी बीमारियां हार्ट वगैरह की या किडनी, जैसे हम सोचते हैं कैंसर वगैरह, ये सब तो रूटीन में बच्चों में कम होता है। आमतौर पे बच्चा हेल्दी होता है, बोलते हैं ना जवानी तक लोग, बॉडी हमारी फिट होती है। लेकिन बच्चों में जरूरी नहीं कि आप टेस्ट कराएं, लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि उनको हम नेग्लेक्ट करें। तो बच्चों में प्रिवेंटिव केयर करना ज्यादा आसान है, इसलिए क्योंकि उसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है। उसी का असेसमेंट आप कर लें कि हाइट, वेट, खाना पीना और उनका जो मेंटल लेवल है ऑफ डेवलपमेंट, स्कूल में उनकी कोपिंग कितनी हो रही है, परफॉर्मेंस कैसा है, उनके सोशल इंटरेक्शंस कैसे हैं, उनका इमोशनल लेवल ऑफ डेवलपमेंट कितना है। इन चीजों का हम खुद माँ बाप के तौर पे तो समझते ही हैं, लेकिन बहुत बार इसका प्रोफेशनल असेसमेंट भी कराना चाहिए। तो सर और बस छोटे छोटे और मिथ्स हैं बच्चों के बारे में, मैं आपसे पूछूंगी, आप थोड़ा सा बताइएगा सर। सर जैसे ना कहते हैं ना, मेरा भी बेटा है, अरे बाहर मत जाओ, ठंड लग जाएगी, ठंड लग जाएगी मतलब बुखार हो जाएगा, तो ये किस हद तक सही है? ये तो इसके ऊपर बहुत सारी कहानियां हैं और इस पे कहा गया कि वो बच्चे लाइफ में ज्यादा सफल होते हैं जो बाहर धूल मिट्टी बर्फ में खेलते रहे बजाय कि घरों में, क्योंकि ये डेवलपमेंट ऑफ इम्यूनिटी जो हम बोलते हैं कि इम्यूनिटी या बीमारी से बचना और इम्यूनिटी, जब हम इन्वायरमेंट से एक्सपोज होते हैं तो वो इन्वायरमेंट हवा पानी नहीं है, वहाँ के कीटाणु, वायरस, बैक्टीरिया सबसे एक्सपोजर होता है। तो ये एक नेचुरल प्रोसेस है कि आप बाहर जाएं, उनसे आपका एक्सपोजर हो। पूरा बचपना इसी में बीतता है कि हम बैक्टीरिया वायरस से एक्सपोज होते रहते हैं। छोटी मोटी बीमारियां होना हेल्दी है, क्योंकि वो हमारी इम्यूनिटी को बढ़ाता है। उससे फाइट करके हम ओवरकम कर लेते हैं, तो नेक्स्ट टाइम वैसी बीमारी नहीं होगी। तो अगर आप बिल्कुल प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट में रहें और बाहर निकले, कॉलेज गए, तब आप अचानक से बीमार होने लगे तो इसके चांसेस ज्यादा हैं। तो जो बच्चे बाहर खेलते कूदते रहते हैं, सेफ रहना चाहिए, वो अलग बात है, लेकिन बाहर जाना जरूरी है बच्चों का, खासकर आजकल के टाइम में जब इतना ज्यादा स्क्रीन टाइम है, घर में रहना ज्यादा रिस्की है। तो ये जवाब आपने बहुत अच्छा दिया उन पेरेंट्स के लिए जो बहुत ओवर प्रोटेक्टिव हैं। हाँ, ये आजकल मतलब वो बच्चों को जाने ही नहीं देते। हाँ। 1-2 बच्चे हैं तो हम जरा हमें कंसर्न रहता है, फोकस रहता है, लेकिन जिस तरीके से आप उनको डेवलप कर रहे हैं वो आगे चल के आपके लिए तो शायद मुसीबत हो या ना हो, उनके खुद के फ्यूचर के लिए, अपनी उनकी हेल्थ के लिए मुसीबत हो सकती है। और सर एक मिथ ये भी है
मिथ तो बहुत सारी हैं कि वैक्सीनेशन कुछ लोग नहीं कराते शुरू से। जी। मेरी फैमिली में एक है, उन्होंने नहीं कराई थी, फिर हमने बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया। तो उनके जैसे औरों का भी माइंडसेट है कि अगर वैक्सीनेशन कराएंगे तो बच्चा वीक हो जाएगा। तो ये आप थोड़ा उन पेरेंट्स को बताएं जो जी। अभी जैसा मैं बता रहा था कि जो नेचुरल तरीका है कि इन्वायरमेंट से सारे बीमारियों का आपको एक्सपोजर हो और नेचुरल इम्यूनिटी डेवलप हो जाए, लेकिन ये भी रिस्क है कि भाई कितनी बीमारियां से आप सामना करेंगे बचपने से। तो उसका साइंटिफिक तरीका ये है कि आप उन बीमारी जो कॉमन बीमारियां हैं उनके आप इम्यूनाइजेशन करा रहे हैं, उससे एक कंट्रोल वे में एक्सपोजर होता है जो वैक्सीनेशन बोलते हैं। उसमें तो एक्चुअल बैक्टीरिया वायरसेस होते नहीं, उनके कॉम्पोनेंट होते हैं। तो उन कॉम्पोनेंट से जब आपका एक्सपोजर हो जाता है तो उन बीमारियों से लड़ने की क्षमता बढ़ जाती है। तो आपकी बॉडी में मजबूती आती है, कमजोरी तो बिल्कुल नहीं आती है। ये तो बिल्कुल मिथ है। और ऐसा भी है कि हो सकता है कि जैसे खासकर कोविड वैक्सीन के बाद ये ऐसा हुआ कि नहीं बड़ी बीमारियां शुरू हो गई, पहले जो बीमारियां नहीं थी। हाँ, लेकिन बच्चों की जो वैक्सीन है वो तो बहुत पुरानी है। वो तो चलती आ रही है 50 साल से। जब से वैक्सीन का उसमें इवोल्यूशन डेवलपमेंट इतना हो गया, उनमें कोई ऐसा साइड इफेक्ट देखने को तो हमें नहीं मिला। मतलब प्रोफेशनल ओपिनियन मेरी यही है कि वैक्सीनेशन में कोई नुकसान नहीं है, कराना चाहिए। और साथ में नेचुरल एनवायरनमेंट में भी जो एक्सपोजर होता है, छोटी मोटी बुखार बीमारियां ऐसा होना, ये नेचुरल है, इस पर भी ज्यादा चिंता नहीं करनी चाहिए। सर एक मिथ और है बच्चों को लेकर कि दूध सिर्फ कैल्शियम से मिलता है। मतलब बच्चे को पिलाए जा रहे हैं, बड़े भी बच्चे 10 साल तक भी हो जाते हैं तो उनको माएँ लगी रहती हैं कि 3 टाइम वो बस एक गिलास भर के पी ले दूध, चाहे वो उल्टी कर रहा हो। तो उसके लिए सर उन पेरेंट्स के लिए आप प्लीज बताइए कुछ। देखिए, दूध तो हमारा कल्चरल वो है, माँ का दूध, और वैसे भी दूध पीना हेल्दी होता है। दूध की बनी चीजें हेल्दी होती हैं तो है, लेकिन इसको ओवरडू भी नहीं करना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे आते हैं जो कॉन्स्टिपेशन के हैं, छोटे बच्चे। उसका आप कारण देखें कि वो उनको जल्दी वीनिंग नहीं होती है और अनाज के ऊपर उनको शिफ्ट नहीं करते हैं, केवल दूध पे डिपेंडेंट होते हैं। तो कैल्शियम की ओवर सप्लाई भी अच्छी नहीं है, उससे बच्चों में कॉन्स्टिपेशन जैसी परेशानी होने की तकलीफ। और कभी भी फूड को ना एक टाइप का ना रखें कि आपको केवल दूध ही पिलाना है। तो वैरायटी ऑफ फूड जितना ज्यादा इंट्रोड्यूस करेंगे, दूध भी एक कंपोनेंट है, इंपॉर्टेंट है जी। लेकिन इसी तरीके की जितने जूसे हमारे जो कॉमन घरों में, हमारा जो किचन है, इंडियन किचन में जो हमारा खाना बनता है, उसमें हर चीज को इंट्रोड्यूस करें और धीरे धीरे करें। बच्चे अपने चॉइस से उन चीजों को अडॉप्ट करते जाएगा। जरूरी नहीं कि आप उसको फोर्स करें। जितना आप फोर्स करेंगे, किसी भी इंसान में, बच्चों में और ज्यादा जिद होती है कि हम इसे नहीं करेंगे, वो फिर तो आपका फिर वो उसमें जिद आ जाती है, आपकी भी जिद आ जाती है और फिर हम परेशान होते हैं। और फिर हमें मन में एक शिकायत रहती है कि हमारा बच्चा ये नहीं करता, हमारा बच्चा बढ़त नहीं कर रहा है। दूसरी चीजें भी खिलाएं, गेहूं में भी कैल्शियम है। हर कोई ऐसी चीज नहीं जिसमें कैल्शियम नहीं है, क्योंकि वो तो मिनरल है ना। बल्क में कैल्शियम किसी चीज में नहीं, बहुत ज्यादा कि 20% कैल्शियम वाला कोई फूड प्रोडक्ट हो, ऐसा नहीं है। तो बहुत सारी चीजें लेनी पड़ेंगी उसके बहुत लिए सारी चीजें, सब चीजों में कैल्शियम है लगभग, जो हम खाते हैं कॉमन। जी। तो अब हम बात करेंगे क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट की और जानेंगे कि ये कैसे फैमिली मेडिसिन से लिंक्ड है और कैसे वो हमारी हेल्प करते हैं। तो सर आप हमें बताइए कि क्रॉनिक जो डिजीज है, जो इसका मैनेजमेंट आप लोग किस तरह करते हैं? फैमिली मेडिसिन का क्या रोल है इसमें और किस तरह वो लॉन्ग टर्म मॉनिटरिंग करते हैं और गाइडेंस देते हैं अपने पेशेंट को? जो क्रॉनिक डिजीज हम कहते हैं, जो पुरानी बीमारी, लंबी चलने वाली बीमारियां हैं, इसको जो हम स्टैंडर्ड लैंग्वेज में बोले तो इसको NCD बोलते हैं, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज। अच्छा। इसमें डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड की बीमारियां, जो जितने कैंसर्स होते हैं, वो सब नॉन कम्युनिकेबल डिजीज मानी जाती हैं, क्योंकि किसी बैक्टीरिया या वायरस की वजह से नहीं होता है। ये नॉर्मली बॉडी में एक वियर टियर मैकेनिज्म है, उसकी वजह से, या जेनेटिकली जो हमारी बॉडी प्रोग्राम्ड होती है, उसमें ये एक एज के साथ अपीयर होता है। क्रॉनिक डिजीज मैनेजमेंट में सबसे पहला एस्पेक्ट वो है, वो प्रिवेंशन का। जैसे कैंसर स्क्रीनिंग ही करते हैं, तो कैंसर स्क्रीनिंग मेल फीमेल, बच्चा बड़ा, सबके लिए एज स्पेसिफिक ऐसी चीजें होती हैं, वो हम प्राइमरी केयर में फैमिली फिजिशियन के पास बेस्ट तरीके से कर सकते हैं, पूरे फैमिली का कर सकते हैं। किस एज में किसको कौन से टेस्ट कराने हैं, ये चीजें एक स्टैंडर्ड गाइडलाइंस हैं इसकी। ऐसा नहीं कि आपको सारी चीजें हर एज में करानी होती हैं। तो प्रिवेंशन मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है। फिर इसके प्रिवेंशन में जो टेस्ट होते हैं, स्क्रीनिंग टेस्ट, उसके अलावा इम्पोर्टेंट है कि इससे बचने के लिए हम करें क्या करना। मतलब कि लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन में हम देखें तो जैसे कॉमन, जैसे स्मोकिंग है जो रिस्क फैक्टर है बहुत सारे कैंसर्स का, ओबेसिटी है जो रिस्क फैक्टर्स है, बहुत सारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज जैसे डायबिटीज, हाइपरटेंशन, थायराइड,
फैटी लीवर और वेरियस कैंसर्स का। तो उसके लिए जो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कहने के तो हम कह देते हैं कि भाई साहब आप चला करो, लेकिन कैसे चला करो, कितना चला करो, एक साइंटिफिक एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन देना भी डॉक्टर्स का रोल है। एक पूरी स्ट्रैटेजी बना के देनी पड़ती है, और इसको हम लिखते हैं, कहते हैं एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन, जो कॉमनली मिसिंग है। तो आपको कितना चलना, आपकी फिटनेस लेवल कितनी है, उस हिसाब से उसको एक स्ट्रेटजी बना के देना, कि जो मैंने पहले कहा था कि फिजिकल एक्टिविटी को प्लान करके देना, उस एक्सरसाइज प्रिस्क्रिप्शन को देना। लाइफस्टाइल और डाइट में, तो डाइट में कौन सी चीज अच्छी होती है, फैमिलीज को नॉलेज है, लेकिन डॉक्टर्स के लेवल से भी वो नॉलेज आनी चाहिए कि डाइट प्लान बनाना, कौन सी चीजें आपको अवॉइड करनी है, नहीं करनी है। और लाइफस्टाइल चॉइसेस हैं, रिस्की बिहेवियर है, बहुत तरह के रिस्की बिहेवियर्स हैं यूथ में, एडोलेसेंट एज में। जो एक्सीडेंट्स भी हमारे नॉन कम्युनिकेबल डिजीज में क्लासिफाई किए जाते हैं। जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट है ना, जो देखते हैं कि बाइक पे किसी का भी फेमस एक सिंगर, उनकी डेथ हो गई, उनको मना किया जा रहा था, फिर भी वो बाइकिंग के लिए गए। ऐसे बाइकर्स की डेथ की और एक्सीडेंट्स की तो बहुत स्टोरीज हैं। नॉर्मल भी जो एक्सीडेंट्स होते हैं इंडिया में बहुत ज्यादा है, तो उसके प्रिवेंशन के लिए भी जो होनी चाहिए चीजें, सीट बेल्ट है, या आपको रिस्की बिहेवियर का जो काउंसलिंग है, पर्सनालिटी टाइप्स होती हैं, कुछ लोग रिस्की बिहेवियर करना पसंद करते हैं, उनके अंदर इंट्रिंसिक टेंडेंसी होती है। तो स्कूलों के लेवल में ही बच्चों को आइडेंटिफाई करके उनको काउंसलिंग किए जाने की जरूरत होती है। टीचर्स भी कर सकते हैं, डॉक्टर्स भी कर सकते हैं। और लास्ट में जो इसका ट्रीटमेंट होता है, अब डायबिटीज हम बोलते हैं कि वर्ल्ड कैपिटल इंडिया, लेकिन इसका सब अगर एंडोक्राइन में ही जाएंगे तो एंडोक्राइन तो स्पेशलाइज्ड रिसर्च क्वालिफिकेशन है, डीएम लेवल की जी। तो लेकिन इसका जो ओवरऑल ट्रीटमेंट है, जो मैनेजमेंट है, वो तो प्राइमरी केयर में कर सकते हैं, करते भी हैं और करना चाहिए। तो मेरा तो ऐसा मानना है कि जो हाइपरटेंशन और डायबिटीज आर प्राइमरीली प्राइमरी केयर डिजीजेस, दिस आर नॉट कि आप इसको स्पेशलाइज माइंड में बना रहे कि ये तो हार्ट का और न्यूरो का या ऐसी चीजें उस पर जाना है, दिखाना है, ऐसा नहीं है। आप ये प्राइमरी केयर डिजीज है, उसको हमें थायराइड का ट्रीटमेंट फॉर एग्जाम्पल, मेंटेनेंस ट्रीटमेंट चलती है इसमें लंबे समय तक। तो आप बार बार एक ही डॉक्टर के पास अगर जाएंगे तो इससे आपकी जो दूसरी भी चीजें वो स्क्रीन हो जाती हैं। और सर आपने डायबिटीज का मैं पूछना चाह रही थी कि इसका लाइफस्टाइल, डाइट और मेडिसिन आप किस तरह से मतलब मैनेज करते हैं? अगर कोई डायबिटिक पेशेंट आपके पास आता है तो आप किस तरह इसको मैनेज करते हैं? मैं लोगों को बताता हूँ कि जो आपका 30% इलाज है वो आपके डाइट मॉडरेशन पे है। डाइट मॉडरेशन में मतलब क्या खाते हैं, तो उसको बदल लीजिए। ऐसा नहीं कि खाना नहीं खाना आपको, 30% इलाज तो वहीं से है। तो आप समझ ले कि 30-40% लोगों का जो अर्ली डायबिटीज में इलाज विथ फूड मॉडिफिकेशन से हो सकता है। सेकंड में उनको बताता हूँ कि 30% आपका इलाज है फिजिकल एक्टिविटी से। अगर आपकी फिजिकल एक्टिविटी कम है तो आप अगर फिजिकली एक्टिव हो जाएं, और उसमें सिंपल चीजें करनी है फिजिकल एक्टिविटी में, जैसे सिंपल वॉक, 3 to 5 किलोमीटर की वॉक हो गई। बहुत बार लोग सोचते हैं कि मैं जिम जाना पड़ेगा, बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, ऐसा नहीं है। आपको वॉकिंग इज द बेस्ट एक्सरसाइज, ये मैं मानता हूँ। सिंपल जो हम इसको बोलते हैं सूक्ष्म व्यायाम, कि अपने सारे जॉइंट्स को अपने क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज बैठ के 15 मिनट में मूव कर लिया, तो उसमें भी बॉडी में इंसुलिन का फ्लो बढ़ता है। तो 60% इलाज तो ये हो गया डाइट और फिजिकल एक्टिविटी से। इसमें लगभग काफी सारे मरीजों का जो शुगर लेवल्स है वो नॉर्मल रेंज में आ सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि आप में डिटर्मिनेशन कितना है। फिर दवाइयों का रोल आता है। दवाइयां भी मैं ऐसा बताना चाहता हूँ, लोग लेना नहीं चाहते हैं। बहुत बार ऐसा होता है कि हमें दवाई लग गई, लोगों को एक शॉक लग जाता है जब शुगर उनको बताया जाता है, और इसकी एक्सेप्टेंस नहीं आती है कि हम दवाई डिनाइल में चले जाते हैं। और बहुत ऐसा समय होता है कि 2 साल 3 साल 5 साल तक वो दवाइयां नहीं लेते हैं। लेकिन आप इसको ऐसे समझे कि मान लीजिए किसी छोटे बच्चे को चश्मा लग जाए, तो छोटा बच्चा क्या करेगा? चश्मा लगाएगा ना। कितने पावर की लगाएगा? जितने की उसकी आंखों की जरूरत होगी। कब तक लगाएगा? लगाता ही रहेगा। तो ऊपर वाले ने अपने बॉडी में जिसको जिस तरह का बैलेंस का इश्यू दिया, जब भी जिस एज में भी, तो हमें उसको बैलेंस में लाना है। अगर हम बूढ़े होंगे तो हमें छड़ी लेनी पड़ेगी। कभी ऐसी परेशानी आएगी, भगवान ना करे, तो आपको वॉकर लेना पड़ेगा। आपको कहीं दूर सफर करना तो कार में जाना है, बहुत दूर करना तो फ्लाइट में जाना है। तो दवाई का रोल एक सपोर्टिव रोल है। तो उसको आप ना लेके अपनी बॉडी को आप नुकसान पहुंचाते लॉन्ग टर्म है, क्योंकि डायबिटीज का जो लॉन्ग टर्म, इसको हम बोलते हैं माइक्रोवास्कुलर साइड इफेक्ट्स, जो उसके इफेक्ट्स कॉम्प्लिकेशंस होते हैं वो आंखों के ऊपर, हार्ट के ऊपर, किडनी के ऊपर,
नर्व्स के ऊपर, वो होता है। बिल्कुल। तो आप उसको, हो सकता है कि आपको इमीडिएट कोई नुकसान ना हो, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो बोलते हैं ना कि किडनी में प्रॉब्लम आ गई, हार्ट अटैक हो गया, डायबिटिक्स के पेशेंट्स को होता है, तो उसका इलाज बहुत जरूरी है। और सबसे बड़ी बात मैं सबको बोलता हूँ कि आप कोई भी, बहुत लोग कहते हैं कि हम आयुर्वेदिक इलाज कराएंगे, देसी कराएंगे, कोई यूनानी इलाज कराना चाहता है, कोई जड़ी बूटी से या कोई जामुन का कोई ऐसा या करेले के जूस से काम चलाना चाहता है, कोई, ये सारी चीजें ठीक है, मैं कहता हूँ करें उसका, लेकिन ऑब्जेक्टिवली देखें कि आपको शुगर लेवल कितना आ रहा है, आप चेक करें। इसे किसी डॉक्टर को दिखाना नहीं है। सपोज करें कि लाइफस्टाइल से और खाने के मॉडिफिकेशन से आपका शुगर नॉर्मल आ गया, तो वो इलाज आपको कारगर है जी। कोई आप जड़ी बूटी देसी नुस्खे से आपका अगर चल रहा है तो इलाज कारगर है। तो आप जिस नुस्खे से, दवाई से, लाइफस्टाइल से आपका शुगर नॉर्मल है, वो दवाई सही है। लेकिन इन सब करने के बावजूद अगर आपका शुगर नॉर्मल नहीं आ रहा तो आप दवाई भी लीजिए, फिर उस पर भी आपको फॉलो करना होता है कि एडिक्वेट कंट्रोल होना चाहिए। मान लीजिए आपने चश्मा लगाया और आपको नजर नहीं आ रहा, तो बेकार है। बिल्कुल। वैसे दवाई की पावर उतनी लगेगी जितनी आपकी बॉडी की जरूरत है, उससे आपका शुगर लेवल ही बताएगा कि आपको कितनी दवाइयां कितने पावर की कितने समय तक चलेंगी। तो अगर आप डायबिटीज अपनी पहले ही कंट्रोल कर लेंगे तो आपके ऑर्गन्स जो है वो थोड़ा बेटर हो जाएंगे, मतलब खराब नहीं होंगे, डैमेज नहीं होगा, खराब नहीं होंगे लॉन्ग टर्म आगे की लाइफ में। जो अभी आप फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि मेरी किडनी, मुझे तो पता नहीं क्या होगा, किडनी, लिवर, हार्ट, ब्रेन, ये सब सेफ रहेंगे। तो इसको सेफ्टी बेल्ट के तौर पे लें आप। और सर एक कॉमनली डिजीज और है हाइपरटेंशन एंड ब्लड प्रेशर, तो सर इसके लिए कोई टिप आपके लिए? हाइपरटेंशन, ब्लड प्रेशर भी हम आजकल जैसे माहौल में मैं बताऊं तो बहुत सारे यंगस्टर, जो मैं पूछता रहता हूँ कि लोग उससे क्या क्या करते हैं, तो ऐसे लोग हैं जो 10 साल से नाइट शिफ्ट कर रहे हैं। तो लाइफस्टाइल एक इम्पोर्टेंट रीजन है हाइपरटेंशन अर्ली होने का। ओल्ड एज में होने का कारण अलग है, क्योंकि जब हमारी एजिंग होती है, जो हमारी ब्लड वेसल्स होती हैं वो हमारी स्टिफ होने लगती हैं, उसमें से लचीलापन कम होने लगता है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर का बढ़ना अलग कारण होता है। यंग एज में जो ब्लड प्रेशर बढ़ता है उसका हार्मोनल, जो बॉडी का हमारा मेटाबॉलिज्म है, जो हमारे किडनी, हार्ट, ब्लड वेसल्स का जो बैलेंसिंग है, फाइन बैलेंसिंग होता है, केमिकल बायोकेमिकल बैलेंसिंग होती है, तो ये बिगड़ जाता है। इसका मेन कारण आपका ऑक्यूपेशनल स्ट्रेस हो और लाइफस्टाइल वो है, तो उसको आपको सही करना है, जो हमने बातें पहले डिस्कस की हैं, तो आपका हाइपरटेंशन भी आप अर्ली प्रिवेंट कर सकते हैं। अच्छा, आपने लाइफस्टाइल की बात की, तो आजकल के लाइफस्टाइल में वेट लॉस का बड़ा चल रहा है फैशन ट्रेंड है ना, इंस्टाग्राम पे आप देखें तो आपको बड़े सप्लीमेंट्स और बहुत सारे डाइट प्लान्स मतलब ऐसे मिल जाते हैं, तो इसके बारे में आपकी क्या राय है? ये मतलब ये ट्रेंड ही है या सच में ये सारी चीजें इफेक्टिव है? नहीं, बहुत सारी चीजें, तो बहुत सारी थेरेपीज हैं, मैं किसी को गलत नहीं कह सकता, लेकिन आप जैसे आजकल तो मतलब सोशल मीडिया के जमाने में ये हो गया ना कि कोई खुद से भी अपने आप को एक्सपर्ट घोषित कर देता, बता देता कि मुझे ये है, ये चीज कर लो, वो चीज कर लो। तो बहुत बार जो कॉमन, जो इंटरनेट पे या व्हाट्सएप पे जो चीजें आ रही हैं वो जरूरी नहीं कि वो सही हो, तो उसको हमें थोड़ा माइंडफुल रहना चाहिए। हर जो चीज आ रही है आपके व्हाट्सएप में वो सही हो गलत हो, उस पर हमें बिलीव नहीं करना है। लेकिन न्यूट्रिशन का बहुत रोल है, तो आप एक ट्रेन न्यूट्रिशनिस्ट के अंदर अगर आप कोई डाइट प्लान लेते हैं तो वो वाकई अच्छा है, और आप फिटनेस एक्सपर्ट के केयर में आप कोई फिटनेस का करते हैं तो वो अच्छा है। ऐसे बहुत सारे एक्सपर्ट्स हैं जो कि न्यूट्रिशन के ऊपर बहुत अच्छा नॉलेज देते हैं इंटरनेट के ऊपर, लेकिन वो क्वालिफाइड लोग हैं, उनके एडवाइसेस को आप फॉलो करें। और डाइट में मेरे हिसाब से अगर सिंपल चलें, जो सिंपल चीजें कि हमें अपनी बॉडी की जरूरत से मैच करना है। मैच करना मतलब कि हमारी बॉडी की नॉर्मल कैलोरी रिक्वायरमेंट हमें पता होनी चाहिए। कॉमनली 1800 से 2000 किलो कैलोरी की एडल्ट रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप सपोज आपने खाना खा लिया पूरे दिन का, आपकी कैलोरी पूरी हो गई, आपने 4 आम खा लिए या 5 लड्डू खा लिए तो आपकी कैलोरी इनटेक ज्यादा हो गई जी, वो ओवरलोड हो जाएगा। आपने घर में भी खाया, बाहर दोस्तों के साथ गया तो उन्होंने कहा कि कुछ खा लो, तो आपने बाहर से भी रेस्टोरेंट का खा लिया, 1000 किलो कैलोरी और ले लिया आपने। तो ये जो कैलोरी ओवरलोड है उससे बचना चाहिए। सिंपल चीज है, कॉमन सेंस, इसमें किसी डाइटिशियन की जरूरत नहीं है। और कॉमन चीजें मैं बताऊं कि जो चीज हाई कैलोरी वाली है उनको जनरली आप अवॉइड ही करें। जैसे मैं एग्जांपल दूं, चॉकलेट, आइसक्रीम, केक, पेस्ट्री, बहुत ज्यादा मीठे फल, इवन मैं ड्राई फ्रूट से भी लोगों को बचने का एडवाइस देता हूँ, जो ओवर फीड करते हैं ड्राई फ्रूट्स पे, क्योंकि उसमें कैलोरी वैल्यू ज्यादा है। आपने पूरी अपने दिन की कैलोरी पूरा कर ली, चावल दाल चपाती सब्जी खा ली, फिर ड्राई फ्रूट्स आपने 1000 कैलोरी की ले ली, तो वो कैलोरी ओवरलोड आपको नुकसान करेगा। मेरे पास ऐसे मरीज हैं
जिनका दवाइयों के बावजूद ट्राइग्लिसराइड कम नहीं होता है, तो उनको हमने देखा, पूछा, तो वो फिर ड्राई फ्रूट्स ले रहे थे। ड्राई फ्रूट्स में कैलोरी ज्यादा है तो वो कोलेस्ट्रॉल में कन्वर्ट होगा। तो ये कॉमन चीजें इसमें आपको अवॉइड ही करनी चाहिए। बेस्ट है कि पोर्शन कंट्रोल में पोर्शन कंट्रोल में, और क्या खा रहे हैं उसमें कैलोरी और शुगर ज्यादा ना हो। मिठाई मना नहीं है, लेकिन आज मिठाई खाई, कल बिरयानी खाई, फिर आपने उसके बाद केक खा लिया, फिर किसी के साथ रेस्टोरेंट में खा लिया। तो ये लाइफस्टाइल में जो डाइट चॉइसेस हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये कॉमन सेंस से भी चलना है। और सबसे बड़ा एडवाइस तो मैं यही दूंगा कि आपके जो घर के किचन का खाना है, ट्रेडिशनल इंडियन किचन फूड जो है, किसी किचन का खाना वो हेल्दी है। अच्छा, हम बोलते हैं ना, हाँ। क्योंकि जो ब्लैंड खाना है, हम अब तो बाहर रही हुई है, तो आपको पता है कि ब्लैंड खाना तो मरीजों का खाना होता है। तो हमारे यहाँ जो मसाला पड़ता है खाने में, वो दवाई होती है, वो सबसे बेस्ट है। हाँ। बेस्ट है वो। आप बोलते हैं कि हम अब उल्टा ट्रेंड चल गया कि नहीं मसाले वाले नहीं खाना, खा सकते हैं। मसाला क्या होता है? वो तो तड़का होता है, मसाला होता है, उसकी मात्रा हजारों साल से जो हमारी मदर्स हैं वो हमारे किचन में आ रहा है, वही चीज है। तो वो टेस्टेड ट्राइड है हमारे एनवायरनमेंट के लिए, वो सबसे बेस्ट है। तो आपको किसी डाइटिशियन डाइट से नहीं पूछना, आपको जो अपने घर में जो खाना है वही खाएं, तो भी आप हेल्दी रहेंगे। सही, ये तो बहुत अच्छी एडवाइस है उन सबके लिए जो ठीक रहना चाहते हैं, हेल्दी रहना चाहते हैं। सर, आप फैमिली मेडिसिन में हैं जैसे, तो हर तरह के पेशेंट आते हैं आपके पास, क्रॉनिक डिजीज पेशेंट्स भी आते हैं, और मैंने देखा सर अक्सर ना लोग एडवाइस नहीं मानते डॉक्टर की, तो आप ऐसे पेशेंट्स को कैसे हैंडल करते हैं? हमें कोई हैंडलिंग नहीं करनी होती है। हमारा जो रिलेशनशिप पेशेंट्स फैमिलीज के साथ होता है वो लॉन्ग टर्म होता है। तो हमारा जो एक ट्रस्ट डेफिसिट वाला जो एलिमेंट है वो थोड़ा कम है। अच्छा। और हमारे पास जब मरीज आता है तो हॉस्पिटल की सिचुएशन नहीं होती है, अक्सर फैमिली बैठी होती है, सब लोग साथ में बैठे होते हैं, कंसल्टेशन चल रहा होता है, डिस्कशन होता है, और उसमें मरीज जो अपने वो सारे क्वेश्चन पूछता है। ये अस्पताल वाला माहौल नहीं है कि ऑपरेशन टेबल पे कोई लेटा हुआ और आपको बोले कि आप साइन करो तब ऑपरेशन करेंगे या मत करो, वो फेमिलियर होता है आपसे। तो यहाँ पे मरीज से हमारा ओपन डिस्कशन होता है, और मरीज तभी प्रिस्क्रिप्शन को लेता है या हमारे एडवाइस को लेता है जब वो कन्विंस होता है। तो हमारे कंसल्टेशन का पार्ट ही है कि मरीज 30% हमारा यही पार्ट है कि उसको एक्सेप्ट करें। कंसल्टेशन प्रोसेस, कंसल्टेशन हम केवल हिस्ट्री टेकिंग नहीं करते, पूरा कंसल्टेशन होता है जिसमें मरीज कन्विंस हो और वो इस ट्रीटमेंट ऑप्शन को ऑप्ट करे। और हमारी कंसल्टेशन तभी खत्म होती है जब मरीज इस बात के लिए ऑप्ट कर ले, और उसको हम कोई एक चीज नहीं बताते यही करना, नहीं तो फिर आपको नहीं चलेगा। हम उसको सारी सिचुएशन समझाते हैं, और उसके बाद जब मरीज ऑप्ट कर लेता है तब हमारे कंसल्टेशन का क्लोजर होता है। ये फैमिली मेडिसिन का एक ब्यूटी का है, या एक हमारा कॉन्टेक्स्ट का एडवांटेज है। तो सर ये इसलिए मुमकिन है क्योंकि एक फ्रेंडली एटमॉस्फेयर आप अपने पेशेंट्स को देते हैं, यानी फैमिली फिजिशियन को हम कहते हैं कि फ्रेंड, फिलोसोफर एंड गाइड। सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे, बहुत अच्छी कॉन्वर्जेशन रही हमारी। सर आज से 5-10 साल बाद आप प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को किस नजर से देखते हैं, मतलब फैमिलीज इससे कैसे फायदा उठा पाएंगी? देखिए, अभी जो प्रिवेंटिव हेल्थ केयर है वो दो तरीके से होता है। एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम चलाए जाते हैं, जैसे अभी डेंगू का सीजन था तो उसमें जो पब्लिक इंफॉर्मेशन के लिए, पब्लिक को एजुकेट करने के लिए जो प्रोग्राम चलाते हैं कि कैसे मच्छरों को कम करें, पानी कैसे रखना है, कैसे आपको प्रिजर्व करना है, ये सब कॉमन चीजें होती हैं। मलेरिया प्रिवेंशन, फिर आपका ट्यूबरक्लोसिस प्रिवेंशन, इसके ऊपर सरकारी प्रोग्राम चलाए जाते हैं। दूसरा होता है जो आप प्रिवेंटिव चेकअप्स वगैरह होते हैं, तो आप टेस्ट कराते हैं या डॉक्टर आपको टेस्ट बताते हैं, तो उसमें सरकारी सिस्टम और डॉक्टर्स हेल्थ सिस्टम का एक रोल है। लेकिन आने वाले समय में ये इस तरीके से मुझे लगता है बदलेगा कि इसमें ज्यादातर रोल सेल्फ केयर का होगा। अच्छा, लोग खुद कराएंगे, खुद करेंगे, खुद से कर पाएंगे और समझ पाएंगे। कर इसलिए पाएंगे क्योंकि बहुत सारे अब गैजेट्स और डिवाइसेस आ रहे हैं जो कि ऑलमोस्ट मेडिकल ग्रेड के लेवल पे आते जा रहे हैं। वॉचेस जैसे अभी एग्जांपल अभी तो यूज हो रहे हैं। एक वो डायबिटीज चेक करने का टूल आता है जो हाथ पे लगाते हो एंड देन मोबाइल पे ऑलरेडी यूज है, पर फिर भी आप मतलब कि इसमें और भी जो एडवांसमेंट आएंगी, जो सेल्फ मॉनिटरिंग डिवाइसेस होंगी, जो आप वेयरेबल के फॉर्म में आप अपने फैमिली में या ऑब्जर्व करने के लिए घरों में स्मार्ट हेल्थ होम्स आएंगे, जहां पे आपको सारी चीजें डिजिटल फॉर्मेट में, आपको कोई चीज एक्सट्रीम हो रही है, ह्यूमिडिटी है, डस्ट है, वो तो अभी कंट्रोल में चल रहा है, लेकिन वो चीजें अब धीरे धीरे हेल्थ डोमेन में सेल्फ केयर में आ जाएंगी। कि आपके घर में बोलते हैं ना कि अभी एयर प्यूरिफायर यूज करना चाहिए, तो हमें तो पता नहीं कि यहाँ पे एयर
का क्या इंडेक्स है, तो उन्हें ये चीजें ऑटोमेट होते जाएंगे आगे चल के। और ये पर्सन से लेके फैमिली होम तक मैं देखता हूँ कि ये डिवाइसेस गैजेट बेस्ड और एआई ड्रिवन होता जाएगा, क्योंकि हर फैमिली का एनवायरनमेंट अलग है, खाना अलग है। अब कैलोरी हमने बात की, तो कैलोरी कैलकुलेशन का तो कोई हम रोज करते नहीं कि हिसाब लगाया रात को किसने कितने कैलोरी ली पूरी फैमिली में। ये चीजें अब ऑटोमेट होती जाएंगी, हमें पता चलती जाएंगी। इसमें खुद ही हम अपना इलाज कर पाएंगे, क्योंकि आपको जब पता चलेगा कि ये आपने ज्यादा कर ली या ये चीज आपके एनवायरनमेंट में ज्यादा है, तो आप उससे अपने आप को प्रिवेंट कर पाएंगे। जैसे कोई एप्स भी आती हैं डाइट को लेकर, कैलोरी काउंट अगर आप करें, स्लीप कितनी है, हाँ, तो घर में कोई डिवाइस स्लीप स्टडी होती है अभी, लेकिन आगे चल के ये स्लीप कैलकुलेशन ऑटोमेटिक हो जाएगा आपका कि कितनी स्लीप रही, आपकी मूवमेंट कितनी रही। तो ये स्लीप आपका ये सब कुछ, तब आप उसके हिसाब से खुद ही कदम उठा पाएंगे। तो इसमें सेल्फ केयर का इम्पोर्टेंस और बढ़ जाएगा, और लोग उसको न केवल उसको जान पाएंगे, कर भी पाएंगे। उसमें किसी हेल्थ केयर प्रोफेशनल की जरूरत नहीं होगी, ऐसा मैं लोगों में अवेयरनेस आ जाएगी। और अभी और भी काफी अवेयरनेस आ गई है, अवेयरनेस है, लेकिन उसको कर पाना मुश्किल है। जी उसे किसी डॉक्टर की सलाह लेनी पड़ती है। लेकिन और क्या कर सकते हैं, एआई आ गया, तो उसमें कर क्या सकते हैं, डाइट में क्या मॉडिफाई कर सकते हैं, खुद से ही बहुत सारी चीजें अपने आप आपको पता चल जाएंगी, और किसी प्रोफेशनल हेल्प की नीड कम पड़ेगी रिलेटिवली। ये मुझे लगता है आगे 10-15 सालों में होगा। जी सर, बिल्कुल सही कहा आपने। थैंक यू सो मच सर हमारे शो में आने के लिए और हमारी बहुत सारी मिथ क्लियर करने के लिए, और साथ ही बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेशन देने के लिए। थैंक यू सो मच सर फॉर कमिंग। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सर। तो दोस्तों, आज थे हमारे साथ डॉक्टर रमन। मुझे उम्मीद है कि आपने इनसे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन ली होगी। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप डॉक्टर रमन का यूट्यूब चैनल चेक कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करिएगा अपने डियर और नियर वंस के साथ। मिलते हैं एक नए सेशन के साथ, तब तक स्टे हेल्दी, स्टे फिट एंड स्टे रिलेटेबल। टिल देन, बाय बाय।